आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, पिछले साल का। तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिया गया था और एक एक मार्क्स का था, जिससे आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे। तबकात ए नासिरी के लेखक मिनहाज ए सिराज जुजानी है, जो एक फारसी इतिहासकार थे और उन्होंने यह ऐतिहासिक ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा था। तबकात ए नासिरी की लेखक कौन है। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है, तो मिनहाज ए सिराज जुजानी, और यह ऐतिहासिक ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज सैन्य विभाग से संबंधित था, जिसकी स्थापना सुल्तान बलबन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया था। अजमेर राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण गुलाब मस्जिद के संस्थापक और दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। उन्होंने देवगिरी के नाम को बदलकर दौलताबाद रख दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हुई थी। तो आंसर है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान, जिसे आधुनिक समय में पोलो कहा जाता है, नामक खेल खेलते समय हुई थी। वह लाहौर में घोड़े से गिर गए थे, जिसके कारण लगी चोटों के चलते उनका निधन हो गया। वे दिल्ली सल्तनत के संस्थापक और गुलाम वंश के पहले शासक थे। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसकी मृत्यु क्या खेलने से हुई थी, चौगान, जिसे आज के समय में पोलो कहा जाता है। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन बनाने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, दिल्ली सल्तनत के स्थानीय प्रशासन पर संक्षेप में प्रकाश डालें। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 के शासनकाल में प्रशासनिक व्यवस्था को केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया गया था। स्थानीय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य राजस्व वसूली, कानून व्यवस्था बनाए रखना और जनता की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। गांव का प्रमुख अधिकारी मुखिया या मुकद्दम होता था, जो राजस्व संग्रह और शांति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी था। उसकी सहायता पटवारी, चौकीदार और अन्य ग्राम अधिकारी करते थे। कई गांवों को मिलकर परगना का गठन किया जाता था। परगना का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो कानूनी व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता था, जिसे अमिल राजस्व संग्रह का कार्य करता था। परगनों के ऊपर सरकार जिला प्रशासनिक इकाई थी, जिसके प्रमुख को फौजदार कहा जाता था। वह सैन्य और न्यायिक व्यवस्था का संचार करता था। शहरी क्षेत्र में कोतवाल और विशेष अधिकार प्राप्त थे, जो नगर की कई सुरक्षा, बाजार नियंत्रण और अपराध रोकथाम का कार्य करता था। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का स्थानीय प्रशासन सुव्यवस्थित, केंद्रीकृत और प्रभावी था, जिसने शासन को स्थायित्व प्रदान किया। तो ये था एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है, इक्ता प्रणाली क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इक्ता व्यवस्था दिल्ली सल्तनत की एक प्रमुख राजस्व एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसकी शुरुआत सल्तनत काल में हुई थी और यह शासन संचालन का महत्वपूर्ण आधार बनी। इस व्यवस्था के अंतर्गत सुल्तान अपने अधिकारियों, सैनिकों और अमीरों को वेतन के बदले किसी निश्चित क्षेत्र में राजस्व वसूलने का अधिकार देता था। इस क्षेत्र को इक्ता तथा इसके अधिकारी को इक्तादार मुक्ति कहा जाता था। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे सकता है कि इक्ता प्रणाली क्या थी। इक्ता का कार्य केवल राजस्व संग्रह करना ही नहीं था, बल्कि वह अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने, सैनिकों की व्यवस्था करने और शांति बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी होता था। इक्ता भूमि का मालिक नहीं होता था, बल्कि वह सुल्तान की ओर से केवल अस्थायी अधिकारी के रूप में कार्य करता था। सुल्तान को यह अधिकार था कि वह किसी भी समय इक्ता को स्थानांतरित या समाप्त कर सकता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता व्यवस्था का विशेष नियंत्रण रखा और इक्तादारों की आय व्यय की निगरानी रखी, जिससे उनकी शक्ति सीमित रही। मोहम्मद बिन तुगलक के समय कुछ प्रयोग किए गए, जबकि फिरोज शाह तुगलक ने इक्ताओं को वंशानुगत बनाने की नीति अपनाई, जिससे केंद्र की शक्ति कमजोर हुई। इक्ता व्यवस्था का महत्व यह था कि इससे राज्य को नियमित आय, प्रशासनिक सुविधा और सेना के रख रखाव में सहायता मिली। हालांकि बाद के काल में कुछ इक्तादारों की बढ़ती शक्ति सल्तनत के लिए चौगुनी बन गई।
क्वेश्चन नंबर सी दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व का सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन करें। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1307 ईस्वी दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली शासक था। उसका राजस्व का सिद्धांत पूर्णतः निरंकुश और केंद्रीय शासक पर आधारित था। वह राजा को राज्य की सर्वोच्च सत्ता मानता था और शासन में किसी भी प्रकार के धार्मिक, सामंती या कुलीन हस्तक्षेप का विरोधी था। अलाउद्दीन का स्पष्ट मत था कि राजा का कर्तव्य राज्य की सुरक्षा और जनता की भलाई है, न कि उलेमाओं की धार्मिक व्याख्याओं का पालन करना। अब उसने स्वयं को कहा कि वह शरीयत से नहीं बल्कि राजहित से प्रेरित होकर शासन करता है। इसी कारण उसने उलेमाओं के राजनीतिक प्रभाव को सीमित किया। राजस्व के सिद्धांत के अंतर्गत उसने अमीरों और सरदारों की शक्ति को नियंत्रित करने हेतु 4 कठोर नियम बनाए। पहला है बिना अनुमति सामाजिक समारोहों पर रोक, दूसरा है मदिरापान पर प्रतिबंध, तीसरा है गुप्तचर व्यवस्था का विस्तार और चौथा है अमीरों की संपत्ति पर नियंत्रण। अलाउद्दीन ने शक्तिशाली स्थायी सेना और बाजार नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर राजा की सर्वोच्चता को मजबूत किया। उसका मानना था कि कठोर दंड और अनुशासन से ही राज्य सुरक्षित रह सकता है। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व सिद्धांत निरंकुश, व्यवहारिक और राजहित केंद्रित था, जिसने दिल्ली सल्तनत को स्थिरता और शक्ति प्रदान की। चौथा है कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रारंभिक कठिनाइयों का संक्षेप में वर्णन करें। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी के बाद उसे शासन संभालना पड़ा, परंतु प्रारंभ में उसे अपने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी प्रमुख प्रारंभिक कठिनाइयां निम्नलिखित थी। पहला है उत्तराधिकार की समस्या। मोहम्मद गौरी ने कई स्पष्ट अधिकारी नियुक्त नहीं किया था, जिससे सत्ता के लिए संघर्ष उत्पन्न हुआ। दूसरा है अमीरों एवं सरदारों का विरोध। अनेक तुर्की अमीर ऐबक को दास उत्पत्ति का मानकर स्वीकार नहीं करना चाहते थे, जिससे आंतरिक अस्थिरता बढ़ी। तीसरा है विद्रोह और अशांति। विभिन्न प्रांतों में विद्रोह हुए, जैसे बंगाल, सिंध और पंजाब में स्वतंत्रता की प्रवृत्तियां दिखाई दी। चौथा है प्रतिद्वंदी शासकों का खतरा। ताजुद्दीन, यलदौज, नसीरुद्दीन कुवाचा आदि शासक दिल्ली की सत्ता पर अधिकार करना चाहते थे। पांचवा है प्रशासनिक अनुभव की कमी। ऐबक एक सेनापति था, पर पूर्ण स्वतंत्र शासक के रूप में प्रशासन चलाना उसके लिए प्रारंभ में कठिन था। छठा है आर्थिक कठिनाइयां। नए राज्य की स्थापना के कारण राजस्व व्यवस्था सुदृढ़ नहीं थी, जिससे वित्तीय समस्याएं उत्पन्न हुई। इसका निष्कर्ष है कि यह सभी कठिनाइयों के बावजूद कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूझबूझ और साहस से स्थिति को संभाला और दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत की। यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होता है और ये क्वेश्चन 15-15 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है सल्तनत कालीन दिल्ली लेखन और उसके स्रोतों का विवरण प्रस्तुत करें। सल्तनत कालीन इतिहास लेखन मुख्यतः फारसी भाषा में हुआ और इसका उद्देश्य तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं, शासकों की उपलब्धियों तथा प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत करना था। इस काल के इतिहासकार प्राय राज दरबार से जुड़े हुए थे, इसलिए उनके लेखन में शासकों की प्रशंसा, वैधता स्थापित करना तथा उसके शासन को आदर्श रूप में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। फिर भी इन ग्रंथों के माध्यम से हमें सल्तनत कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। सल्तनत कालीन इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोतों को विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। सर्वप्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ तारीखें है, जिसमें मिन्हाज-उस-सिराज की तबकात-ए-नासिरी, जलालुद्दीन बरनी की तारीख-ए-फिरशाही और असामी की फुतूह-उस-सलातीन प्रमुख है। इन ग्रंथों में सुल्तानों के शासनकाल, युद्धों, विद्रोहों और प्रशासनिक नीतियों का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। दूसरे महत्वपूर्ण स्रोत आत्मकथाएं और संस्मरण है, जिसने अमीर खुसरो के साहित्य और ऐतिहासिक लेखन से उस समय की सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रभाव पड़ता है। तीसरे राजनीतिक अभिलेख, फरमान पत्र और प्रशासनिक दस्तावेज सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी स्रोत है। जिसके अतिरिक्त यात्रा वृत्तांत, विशेष रूप से इब्न बतूता की रचनाएं उस समय के सामाजिक जीवन, नगर व्यवस्था और आर्थिक स्थिति की जानकारी प्रदान करती है। सिक्के, शिलालेख और स्मारक की सल्तनतकालीन इतिहास के भौतिक स्रोत है, जो शासकों की उपलब्धियों, धार्मिक नीति और सांस्कृतिक विकास को स्पष्ट करते हैं। निष्कर्ष है, यद्यपि सल्तनतकालीन इतिहास लेखन में दरबारी प्रभाव और पक्षपात दिखाई देता है, फिर भी उपलब्ध साहित्यिक और भौतिक स्रोतों में समुचित अध्ययन से इस काल के इतिहास में यथार्थ तस्वीरें सामने आती हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, बलबन के राजस्व के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। दिल्ली सल्तनत के शक्तिशाली शासकों में गयासुद्दीन बलबन का महत्वपूर्ण स्थान है। उसने शासन को सुदृढ़ और अनुशासित बनाने के लिए एक विशिष्ट राजस्व सिद्धांत प्रतिपादन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य सुल्तान की सर्वोच्चता स्थापित करना था तथा राज्य के कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। बलबन के अनुसार सुल्तान ईचवन के प्रतिनिधि होता है और उसका शासन दैवी समर्थन से संचालित होता है। इसी विचार के आधार पर उसने राजा की शक्ति को निरंकुश और सर्वोच्च माना। बलबन के राजस्व सिद्धांत का प्रमुख आधार दैवी अधिकार का सिद्धांत था। उसने स्वयं को जिल-ए-इलाही, जिसे ईश्वर की छाया कहा जाता है, फारसी परंपरा से प्रभावित होकर राजपद को पवित्र एवं गरिमामय माना। उसने राजा को प्रजा के बीच दूरी बनाए रखने पर बल दिया ताकि शासन के प्रति भय और सम्मान दोनों बने रहे। इस उद्देश्य से उसने दरबारी शिष्टाचार और सिजादा और पोइबोस को अनिवार्य किया। इसी उद्देश्य से उसने दरबारी शिष्टाचार और सीदा और पोइबोस को अनिवार्य किया। बलबन ने कठोर न्याय नीति अपनाई और कानून के समक्ष सभी को समान माना। उसने अधिकारियों, विद्रोहियों और असंतुष्ट अमीरों के प्रति अत्यंत कठोर रुख अपनाया। उसके अनुसार राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर दंड आवश्यक था। इस नीति को उसने रक्त और लोहा की नीति के रूप में लागू किया। बलबन के राजस्व सिद्धांत में अभिजात्य वर्ग की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। उसने केवल तुर्की कुलीनों को शासन में उच्च पद देने पर बल दिया और सामान्य वर्ग की राजनीतिक भागीदारी सीमित रखी। साथ ही उसने स्वयं को एक आदर्श सुल्तान के रूप में प्रस्तुत करते हुए निजी जीवन में भी गंभीरता और अनुशासन बनाए रखा। निष्कर्ष में बताया गया है कि बलबन का राजस्व सिद्धांत निरंकुश, अनुशासन प्रिय और दैवी अधिकार पर आधारित था। यद्यपि इसमें लोकतांत्रिक तत्वों का अभाव था, फिर भी इस सिद्धांत ने दिल्ली सल्तनत की स्थिरता प्रदान की और केंद्रीय सत्ता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों पर प्रकाश डालें। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली एवं दूरदर्शी शासक था। उसके आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य राज्य की आय बढ़ाना, सेना को नियंत्रित रखना तथा बाजार व्यवस्था को सुदृढ़ करना था। उसने आर्थिक क्षेत्र में व्यापक और कठोर सुधार लागू किए जो मध्यकालीन भारत में अद्वितीय माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार भूमि राजस्व व्यवस्था इस व्यवस्था से संबंधित था। उसने दोआब क्षेत्र में भूमि माप करवाकर उपज का लगभग आधा भाग राज्य कर के रूप में निश्चित किया। लगान नगद और अन्य दोनों रूपों में किया जाता था। उसने खूत, मुकद्दम और चौधरी जैसे स्थानीय सामंतों की विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति को समाप्त कर दिया। उसने राज्य की आय सीधे कोष में आने लगी उससे राज्य की आय सीधे कोष में आने लगी। दूसरा प्रमुख सुधार उसकी बाजार नियंत्रण नीति थी। उसने दिल्ली में अनाज, वस्त्र, घोड़े और दासों के लिए अलग अलग नियंत्रण बाजार स्थापित किए। वस्तुओं के निश्चित मूल्य निर्धारित किए गए और उन्हें कठोरता से लागू किया गया। बाजार में गड़बड़ी रोकने के लिए निरीक्षक, सेना ए मंडी, गुप्तचर और कूड़े दंड की व्यवस्था की गई। इस नीति का उद्देश्य सेना को आम जनता से सस्ती वस्तुएं उपलब्ध कराना था। तीसरी महत्वपूर्ण सुधार संग्रह एवं भंडार व्यवस्था से संबंधित था। अकाल और महंगाई से निपटने के लिए राज्य द्वारा अन्न का भंडार किया गया। इससे बाजार में आपूर्ति बनी रही और मूल्य नियंत्रण संभव हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने वेतन और सैन्य व्यय नियंत्रण की नीति भी अपनाई। उसने सैनिकों को अपेक्षाकृत कम वेतन दिया, जिससे वह बाजार नियंत्रण के माध्यम से पर्याप्त मानता था। इससे विशाल स्थायी सेना का रखाव संभव हो सका। निष्कर्ष में बताया गया है, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार कठोर किंतु प्रभावी थे। यद्यपि ये सुधार उसकी मृत्यु के बाद अधिक समय तक नहीं चल सके, फिर भी उन्होंने सल्तनत की आर्थिक शक्ति को बढ़ाया और एक सशक्त केंद्रीकृत राज्य की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहम्मद बिन तुगलक के नवीन परियोजनाओं का वर्णन करें। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 दिल्ली सल्तनत का एक अत्यंत प्रभावशाली, प्रयोगशील और दूरदर्शी शासक था। उसने शासन को सुदृढ़ करने तथा राज्य की आर्थिक प्रशासनिक समस्याओं को हल करने के लिए अनेक नवीन परियोजनाएं लागू की। यद्यपि उसने अधिकांश प्रयोग असफल रहे, फिर भी वे उसकी मौलिक सोच और आधुनिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। सबसे पहले परियोजना राजधानी परिवर्तन थी। उसने दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी राजधानी स्थानांतरित की। इसका उद्देश्य दक्षिण भारत पर नियंत्रण सुदृढ़ करना और उत्तर पश्चिमी आक्रमणों से सुरक्षा प्राप्त करना था, किंतु कठोर आदेशों, लंबी यात्रा और जनसामान्य की कठिनाइयों के कारण यह योजना असफल सिद्ध हुई। दूसरी महत्वपूर्ण योजना थी सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी का प्रचलन था। उसने तांबे और पीतल के सिक्कों को चांदी के टंके के समान वैध घोषित किया। उद्देश्य राजकोष की कमी को दूर करना और व्यापार को बढ़ावा देना था, परंतु उचित नियंत्रण के अभाव में नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई, जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ।
तीसरी परियोजना दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि से संबंधित थी। उसने गंगा यमुना दोआब में भूमि कर बढ़ा दिया ताकि राज्य की आय में वृद्धि हो सके। दुर्भाग्य से यह निर्णय अकाल के समय लिया गया, जिससे किसान विद्रोह और कृषि संकट पैदा हुआ। बाद में उसने ऋण और राहत योजनाएं भी चलाई। चौथी नवीन योजना थी कृषि सुधार एवं दीवान ए कोही की स्थापना थी। इसके अंतर्गत नई भूमि को खेती योग्य बनाने, सिंचाई सुविधाएं विकसित करने और किसानों को ऋण देने का प्रयास किया गया। यद्यपि योजना अच्छी थी, परंतु भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के कारण सफल न हो सकी। निष्कर्ष दिया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक की नवीन परियोजनाएं अपने समय में बहुत आगे थी। उसकी असफलता के कारण योजनाओं की त्रुटि नहीं, बल्कि उनके क्रियान्वयन में कठोरता, जल्दबाजी और प्रशासनिक कमजोरी थी। इसीलिए उसे इतिहास में एक असफल किंतु महान प्रयोगशील शासक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों की व्याख्या कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी दिल्ली सल्तनत का एक प्रभावशाली एवं कुशल प्रशासक था। उसने प्रशासनिक सुधारों को मुख्य उद्देश्य राज्य की केंद्रीय सत्ता को मजबूत करना, विद्रोह को रोकना तथा एक सुदृढ़ अनुशासित शासन व्यवस्था स्थापित करना था। उसने शासन के लगभग हर क्षेत्र में कठोर किंतु प्रभावी सुधार लागू किए। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्रीय शासन को सुदृढ़ किया। उसने अमीरों और सरदारों की शक्ति को सीमित कर दिया और उन्हें राज्य के नियंत्रण में रखा। विद्रोह की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए उसके 4 प्रमुख उपाय अपनाए। अमीरों की संपत्ति को जब्त करना और सामाजिक मेलजोल और दावतों को रोक, मद्यपान निषेध तथा कठोर गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना, इन सब पर रोक लगाया गया। दूसरी महत्वपूर्ण सुधार राजस्व एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित था। उसने भूमि को मापन कराकर उपज का लगभग आधा भाग कर के रूप में निर्धारित किया। स्थानीय सामंतों, खूत मुकद्दम चौधरी के विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए, जिससे प्रशासन सीधे सुल्तान के अधीन आ गया। तीसरा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य विभाग में व्यापक सुधार किए। उसने एक विशाल स्थायी सेना का गठन किया, सैनिकों की नियमित भर्ती और घोड़ों के दाग प्रणाली तथा सैनिकों के हुलियों चेहरा लागू किया। उससे सेना के अनुशासन बढ़ा और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हुआ। चौथा है, उसने बाजार नियंत्रण और कानून व्यवस्था को प्रशासन का अभिन्न अंग बनाया। निश्चित मूल्य प्रणाली, कठोर निरीक्षण और कड़े दंड के माध्यम से उसने महंगाई और कालाबाजारी को रोका। इससे सैनिकों और सामान्य जनता को राहत मिली। निष्कर्ष में बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार कठोर केंद्रीकरण पर आधारित था और अत्यंत प्रभावी थे। यद्यपि वे व्यक्तिगत नियंत्रण पर निर्भर थे और उसकी मृत्यु के बाद अधिक समय तक नहीं चल सके, फिर भी इन सुधारों ने दिल्ली सल्तनत को एक शक्तिशाली और संगठित राज्य में परिवर्तित कर दिया। 7वां क्वेश्चन है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसके क्या परिणाम हुए। तैमूर मतलब कि तैमूर-लंग मध्य एशिया का एक शक्तिशाली शासक था। उसने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। यह आक्रमण दिल्ली सल्तनत के इतिहास की एक अत्यंत विनाशकारी घटना माना जाता है। तैमूर के आक्रमण के पीछे अनेक राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक कारण थे, जिसके गंभीर परिणाम भारत को भुगतने पड़े। तैमूर के भारत पर आक्रमण का कारण, यहाँ पर पहला कारण किया गया धन लोलुपता। भारत में अपार संपत्ति, विशेषकर दिल्ली की समृद्धि तैमूर के आक्रमण के प्रमुख कारण थी। दूसरा है दिल्ली सल्तनत की कमजोरी। उस समय दिल्ली का सुल्तान महमूद तुगलक अयोग्य और कमजोर था, जिससे प्रशासन शिथिल हो गया था। तीसरा है उत्तर पश्चिम सीमा की असुरक्षा। तुगलक शासक सीमाओं की रक्षा करने में असफल रहे, जिससे तैमूर को आक्रमण का अवसर मिला। चौथा है धार्मिक कारण। तैमूर ने स्वयं को इस्लाम का रक्षक बताते हुए भारत पर आक्रमण को धार्मिक युद्ध, जिहाद के रूप में प्रस्तुत किया। 5वां है सैन्य प्रतिष्ठा की इच्छा। विश्व विजेता बनने की महत्वाकांक्षा ने भी उसे भारत की ओर आकर्षित किया। तैमूर आक्रमण के परिणाम, पहला है भयंकर जनसंहार और विनाश। दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार आदि नगरों पर भारी नरसंहार हुआ और व्यापक लूटपाट हुई। दूसरा है दिल्ली सल्तनत का पतन। तुगलक वंश की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई थी और केंद्रीय सत्ता को कमजोर पड़ गई। तीसरा है आर्थिक क्षति। नगर उजड़ गई, व्यापार और कृषि नष्ट हो गई, जिससे लंबे समय तक आर्थिक संकट बना रहा। चौथा है राजनीतिक अराजकता। तैमूर के लौटने के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई और अनेक छोटे राज्य उभर गए। 5वां है सैयद वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त। तैमूर के प्रतिनिधि खिज्र खां ने आगे चलकर सैयद वंश की स्थापना की। निष्कर्ष दिया गया है, इस प्रकार तैमूर का भारत पर आक्रमण धन लालसा और राजनीतिक कमजोरी का परिणाम था। इसके दुष्परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत की रीढ़ टूट गई और भारत को भारी जनधन की हानि उठानी पड़ी। यह आक्रमण मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो आंसर इसका दिया गया है, दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था एक सुदृढ़ केंद्रीकृत और सुल्तान केंद्रीय शासन प्रणाली पर आधारित थी। सुल्तान राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था और समस्त प्रशासनिक, न्यायिक तथा सैन्य शक्तियाँ इसी पर निहित रहती थी। सुल्तान काल में शासन का उद्देश्य राज्य की एकता बनाए रखना, राजस्व की नियमित प्राप्ति तथा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना था। केंद्रीय प्रशासन का प्रधान पद सुल्तान था। वह कानून की निर्माता, सेनाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायाधीश और धर्म का संरक्षक माना जाता था। इसके आदेश फरमान के रूप में जारी होती थी, जिसका पालन अनिवार्य था। सुल्तान को परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद, वजीर, नवाब वजीर आदि होता था, परंतु अंतिम निर्णय सुल्तान का ही होता था। केंद्रीय प्रशासन के विभिन्न दीवानों, जिसे दीवानों मतलब होता है विभाग की व्यवस्था थी। दीवान ए वजारत वित्त और राजस्व की प्रमुख विभाग था। दीवान अर्ज सैन्य प्रशासन और सैनिकों की भर्ती, वेतन तथा अनुशासन से संबंधित था। दीवान इंसा राजकीय पत्राचार, फरमान और कूटनीति का कार्य संभालना था, जबकि दीवान ए रसालत धार्मिक मामलों और उलेमाओं से संबंधित रहता था। न्याय व्यवस्था भी केंद्रीय प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग था। काजी उल कुज्जात सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, जो शरीयत के अनुसार न्याय रखता था। इसके अतिरिक्त मुहस्सिब सार्वजनिक नैतिकता और बाजार व्यवस्था की देखरेख करता था। केंद्रीय प्रशासन की एक विशेषता गुप्तचर व्यवस्था थी। सुल्तान के गुप्तचर अमीरों, अधिकारियों और प्रांतों की गतिविधियों पर निगरानी रखते थे। इससे विद्रोह और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखा जाता था। निष्कर्ष दिया गया, दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था सुल्तान की शक्ति पर आधारित, सुव्यवस्थित और प्रभावी थी। यद्यपि यह व्यक्तिगत नियंत्रण पर आधारित निर्भर थी, फिर भी उसने एक विस्तृत और विविधतापूर्ण राज्य को लंबे समय तक संगठित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला पर प्रकाश डालें। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 के काल में भारतीय स्थापत्य कला की एक नई दिशा मिली। इस काल की स्थापत्य कला में इस्लामी और भारतीय परंपराओं का समन्वय स्पष्ट रूप से दिखाई देता था, जिसे साम्राज्य इंडो इस्लामी साहित्य शैली कहा जाता है। सल्तनतकालीन शासकों ने मस्जिदों, मकबरों, किलों, मदरसों और बंदरगाहों का निर्माण कराया, जो उसकी राजनीतिक शक्ति, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक दृष्टि को दर्शाते हैं। सल्तनतकालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता मेहराब और गुंबद का प्रयोग था। प्रारंभिक काल में हिंदू शिल्पकारों द्वारा निर्मित होने के कारण प्रारंभिक स्तंभों, तोरणों और अलंकरणों के भारतीय शैली का प्रभाव दिखाई देता था। भारत के साथ फारसी और तुर्की स्थापत्य कला का विकास हुआ। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का व्यापक उपयोग किया गया और कुरान की आयतों की सुलाखात्मक सजावट इस काल की विशेष पहचान बनी। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के समय कुतुब परिसर का विकास हुआ। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है। पहली मस्जिद भारत की कौन सी है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। आपको नाम याद रखना है क्योंकि एक नंबर में पूछा जा सकता है। जबकि कुतुब मीनार सल्तनत कालीन स्थापत्य की उत्कृष्ट कृति और अलाउद्दीन खिलजी की अलाई दरवाजा का निर्माण कराया। इससे सच्चे गुंबद और मेहराब का सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। तुगलक काल की स्थापत्य शैली में सादगी, मजबूती और सैन्य उपयोगिता पर बल दिया गया। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा और तुगलकाबाद किला उसकी प्रमुख उदाहरण है। फिरोज शाह तुगलक के अनेक सार्वजनिक भवन, मस्जिदें और मदरसे बनाए तथा पुराने स्तंभों को पुनः उपयोग किया। निष्कर्ष में दिया गया है, दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला भारतीय और इस्लामी तत्वों के समन्वय और उत्कृष्ट उदाहरण है। इसने न केवल मध्यकालीन स्थापत्य को समृद्ध किया, बल्कि आगे चलकर मुगल स्थापत्य शैली के विकास को मजबूत नींव रखी। तो ये था आप लोगों का यहाँ 10 क्वेश्चन। यहाँ 9 लिखा है लेकिन ये 10 क्वेश्चन है क्योंकि कहीं मिस्टेक हो गया है, 2 जगह 6 लिख दिया गया है क्वेश्चन नंबर को। तो ये था आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, जो कि आपके इस एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।